सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है आरआरबी जीके जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी तक एग्ज़ाम हो चुके हैं, एनटीपीसी की आप चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की, ठीक है, चाहे एएलपी जेई, ठीक है, और चाहे आरपीएफ की, ग्रुप डी की कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जीके और जीएस से कोई भी प्रश्न निकल कर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं और सभी आए हुए प्रश्न हैं। इससे पिछली जो है कंप्लीट क्लासें हम लोग कवर कर चुके हैं। इससे पिछली क्लासों में हम लोगों ने कवर किया है, देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं 29/12/2020 को आया हुआ प्रश्न पत्र में जो भी जीके जीएस से प्रश्न थे उनको सॉल्व किया। इसके बाद यहाँ पर 30/12 और लगभग यहाँ पर 1 2 3 4 जो है यहाँ पर प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पाँचवा जो है आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पिछली क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के प्लीज़ आप सभी लोग जाकर के जल्दी से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग यहाँ पर जो भी लोग हैं तो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का प्रश्न पत्र है 9/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन के साथ यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एक बार प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें ताकि और भी सभी दोस्त यहाँ पर जुड़ पाएँ। आप सभी का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही यहाँ पर हम लोग आप सभी के बीच यहाँ पर ये सेशन लेकर आते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग कौन सी बुक का सलूशन चाहते हैं और किसकी तैयारी कर रहे हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है। पूछा गया है भारत के, देखिए आपसे पूछा गया है भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर देखिएगा कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां, देखिए आपसे अनुसूचियां पूछी गई हैं, ठीक है। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है यहाँ पर देखिएगा 6 अनुसूचियाँ जो हैं इसमें कितनी हैं? 6 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चलिए 6 अनुसूची जो है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसका डिटेल दे रखा है कि सरकार ने वन्य जीव अवैध शिकार और उसके हड्डी मांस तथा खाल के व्यापार पर रोक लगाने के लिए जो है पारित किया था भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो कि अलग अलग तरह के वन्य जीवों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब कौन कौन से हैं देखिएगा। अगर हम अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड की बात करें तो द्वितीय भाग में वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अपराध के लिए उच्च दंड निर्धारित हैं। तीसरा देखा अनुसूची 3 और 4 में जानवरों की वो प्रजातियां शामिल हैं जो संकटग्रस्त नहीं हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं लेकिन अपराध के लिए दंड कम है, ठीक है। और आगे देखिएगा अगर हम बात करें अनुसूची 5 में तो वह जानवर शामिल हैं जिन्हें क्रय में माना जाता है जिनका शिकार हो सकता है, ठीक है। अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में दुर्लभ संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक है, ठीक है। तो इतना आप सभी लोग समझ सकते हैं। अब जो है हम लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से। देखिए आपसे पूछा गया है, बताइएगा यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं, पहले हमारे पूर्वज जो कहते थे, बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि यहाँ पर हमारे ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये तारे के रूप में टिमटिमा रहे हैं। तो भाई ऐसी अवहेलना से दूर रहिएगा। अब चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन से, साइंस है यहाँ पर। तो उन्नत प्रकाश के कारण, ठीक है, ड्यू टू एडवांस लाइट, इसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, या फिर नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय
अपवर्तन के कारण, या फिर यहाँ पर प्रकाश के प्रसरण के कारण, या फिर गर्म वायु के कारण। तो अब आपको बताना है इसमें जो है साइंस का रीजन क्या है। चलिए, तो चारों में से जो राइट आंसर रहने वाला है सभी को पता होगा, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कोई भी लाइट ऊपर से आती है तो वो ऐसे ऐसे करके रिफ्रैक्शन होते हुए आती है, तो कभी यहाँ पर दिख जाता है, कभी नहीं दिखता है, तो ये हमें टिमटिमाते हुए तभी नज़र आते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। बाकी क्वेश्चन जो ऑप्शन हैं गलत हो जाएंगे। और चलिए यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिएगा। देखिए, तारे नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, और पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर जो है अपवर्तित होता है। चूंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, अब आ चुके हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इसका क्वेश्चन ये देख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान जो जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना की गई थी। आपको ये बताना है कि कौन सी इस्पात जो है जर्मनी के सहयोग से जो है कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि भिलाई, देखिए मैं दिखा देता हूँ, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला, ठीक है, देखिएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र। अब आपको बताना है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय जो है कौन सा जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र लगाया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। ठीक है, अब इसमें दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब थी, तो 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, और इसमें जो है विशेष रूप से भारी उद्योगों पर क्या ध्यान दिया गया था। जब भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया तो जिसमें उड़ीसा के राउरकेला में जो स्थित राउरकेला स्टील पावर प्लांट है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत जो है इस्पात संयंत्र है। तो 1960 के दशक में 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। किसको, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में। और भिलाई एवं बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सोवियत संघ राउरकेला इस्पात संयंत्र सहयोग से यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापित किया गया। कौन सा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और यहाँ पर बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो ये किसकी सहायता से, और भिलाई, ये तीनों जो हैं किसकी सहायता से, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, ठीक है, यूके की सहायता से स्थापित किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाता है, अर्थात मनाया जाएगा या जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाएगा। तो 24 अप्रैल को मनाते हैं, 4 जनवरी को, 21 जून को, 3 मई को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को हम कब मनाएंगे, बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए करेक्ट रहने वाला है 24 अप्रैल। ठीक है, तो शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 24 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, कब, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शांति एवं सुरक्षा। ठीक है, क्या होता है, शांति एवं सुरक्षा, ध्यान रखना है, और विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा देना।
तो इससे पहले जो है यहाँ पर 24 अप्रैल को मनाया गया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ तिथि हैं जो हम आपके सामने शेयर करते हैं। जैसे कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपको बताना है 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 21 जून की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और 3 मई को क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ये रहे आपके चारों यहाँ पर सही, और इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं साथ ही हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कृत्रिम कृत्रिम उर्वरक पहली बार जो है किस शताब्दी के दौरान जो है निर्मित किए गए थे। तो कृत्रिम उर्वरक जो है पहली बार 16वीं, 19वीं, 7वीं या 18वीं कौन सी शताब्दी में जो है निर्मित किए गए थे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 19वीं शताब्दी में जो है कृत्रिम उर्वरक पहली बार जो है 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। और पहला कृत्रिम उर्वरक जो है सुपर फास्फेट था। ठीक है, क्या था? सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट। ठीक है, सुपर फास्फेट था, और जिसका आविष्कार जो है अंग्रेजी कृषि रसायन शास्त्री जॉन बेनेट लॉज ने किया था। किसने? जॉन बेनेट। ठीक है, लॉज ने जो है किया था, ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है। आपसे जो पूछा गया है कि पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है। क्या यूनिसेफ का है, या फिर ILO का, या फिर यूनेस्को का, या फिर UNU का? आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो पेरिस में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को का अंग है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1963 में। ठीक है, कब हुई है? देखिए, जो यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर जो है ये 1963 में हुई थी। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करें तो हुई थी 1945 में, और 1963 में ये जो है अब 19, देखिए यहाँ पर यूनेस्को की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें यूनेस्को की तो कहाँ है? तो पेरिस। ठीक है, पेरिस में इसका मुख्यालय है, और इतना आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। देखिए, आपसे पूछा गया है कि CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर जो है खोला गया था। सूरत में, भोपाल में, मुरादाबाद में, या फिर हरिद्वार में? बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुरादाबाद। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुरादाबाद द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा, CSC द्वारा जो ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के मुरादाबाद शहर कांठ, ठीक है, में पहला जो है कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया। और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कॉमन सर्विस सेंटर
सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर मुरादाबाद हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं और इसका सही आंसर बताना है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यूपीएस को, मॉनिटर को, एएलयू को या सीपीयू को। बताइएगा, कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर जो सिस्टम पूरा होता है उसका मस्तिष्क हम किसे कहते हैं। बहुत छोटे से आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा पहले से ही। तो सीपीयू हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सीपीयू सही हो जाएगा। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, अच्छे से पता भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 2019 में जो 45वां G7 शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया वो किस शहर में आयोजित किया गया, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, लंदन में या फिर बियारिट्ज में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, बियारिट्ज। ठीक है, बियारिट्ज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका डिटेल जो है आप सभी के सामने पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है इसका आंसर। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। आपको बताना है इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल। बताइएगा, चारों में से सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव जो है ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायियों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। और इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही आंसर होगा। वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की जो है पहल की। और अगर देखें तो मेयो द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन द्वारा जो है 1882 में इन स्थानीय निकायों को लोकतांत्रिक ढांचा जो है प्रदान किया गया। तो सही आंसर लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, देखिएगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। पूछा है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, जब सैनिक विद्रोह हुआ था तब जो है गवर्नर जनरल कौन थे और ये कब हुआ था इसको भी बताना है। सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, आपको अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह के दौरान जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 का जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, विद्रोह जो हुआ था वो प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति और व्यापक जो है सिद्धांत था। सैन्य विद्रोह का एक अन्य कारण क्या था, तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया एक नया कानून था जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। आप लोग समझ सकते हैं,
कोई भी अगर व्यक्ति नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ये 1856 में जो है नियम पारित किया था, ठीक है। तो कंपनी की सेना ने नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर वह समुद्र पार जा सकता है, जाना पड़ सकता है। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे, ठीक है। 1857 में तत्कालिक कारण क्या था? सैनिक ही थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि एनफील्ड जो राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो सिपाहियों ने इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का जो है मुख्य कारण बना। लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत का पहला जो है वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 में भारत का पहला जो है वायसराय बना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? आपको बताना है चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, भारत और फिनलैंड, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फिनलैंड के बीच जो है समझौता पर ज्ञापन किए। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे? कौन कौन नेता थे जिन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए, ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, और कब हुआ? तो 1966 में, ठीक है। ताशकंद समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ, ठीक है, और 1966 में हुआ। और यह एक शांति समझौता था, ठीक है। क्या था? शांति समझौता। इसके अनुसार क्या था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या? शक्ति का जो प्रदर्शन है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। हालांकि आपको पता है नापाक की हरकत अभी तक नहीं सुधरी है, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा, और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। शांतिपूर्ण नहीं, आतंकवाद को पनौती है, ठीक है। इसके बाद यह समझौता 1965 में कब? 1965 में, देखिए, यह समझौता 1965 में हुए युद्ध विराम के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता से पाकिस्तान के जनरल आयूब खान और तथा भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हुआ था, ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे 1965 के समय लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान यहाँ पर, तो इनके बीच जो है ताशकंद समझौता हुआ। वर्तमान जो है ताशकंद जो है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1966। अब जो है आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों में बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग दांत में अपना वो सही चेक कराते हैं तो आपको डॉक्टर कौन सा लेंस का प्रयोग करता है देखने के लिए अंदर, तो गोलीय और उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, या फिर गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चारों में से आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? अवतल दर्पण होगा, ठीक है। तो दंत चिकित्सक जो मरीजों के दांतों में बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, क्या? अवतल दर्पण, ठीक है। और इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें जो है आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान से बराबर होता है। अवतल दर्पण के अन्य उपयोग जो है सामान्यतः जैसे कि टार्च में करते हैं, ठीक है। किस में? टार्च में करते हैं।
और सर्च लाइट तथा वाहन की हेडलाइट में करते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा। पूछा है, डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसपे, व्हीलर। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। लिपि प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है और जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। लिपियां कई प्रकार की होती हैं जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, कौन कौन सी लिपियां? ब्राह्मी और खरोष्टी। लिपियों को व्याख्यात करने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो जेम्स और प्रिंसेप को जाता है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखिएगा 1784 में जो है यहाँ पर देखिएगा, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक थे। इन्होंने जो है 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि क्या होती है देखिएगा। ब्राह्मी लिपि वर्णमाला का ज्ञान जेम्स प्रिंसेप ने कराया। अशोक ने अपने लेखों को लिपि लिपि का नाम दिया। इसी लिपि को आज ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। और खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि को बैक्टियन, इंडो बैक्टियन नाम आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा गया है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश अर्थात किसको? विवेकानंद को, सुलभ इंटरनेशनल को, अजय पात्र फाउंडेशन को, येहुई ससाकावा को। तो देखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो है 2018 में दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? येहुई ससाकावा। ठीक है, येहुई ससाकावा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जो है 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु जो है स्थापित किया गया था। अब आ चुका है अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच। 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताएं। डिजिटल भारत, उन्नत भारत, डिजिटल भारत, सक्षम भारत, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, नई उड़ान, डिजिटल भारत। तो 2019 में जो जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का जो है क्या नाम था? ठीक है, तो डिजिटल भारत, सक्षम भारत सही हो जाएगा, बिल्कुल यही सार था 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के। ठीक है, सार संग्रह का। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जनता के बीच डिजिटल इंडिया की सफलता का जो है प्रसार करना और भारत के डिजिटल प्रोफाइल में गहन विश्लेषण, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन, तुलनात्मक अध्ययन और नागरिकों के जीवन में इसके द्वारा लाए गए परिवर्तन शामिल करना। ठीक है, अब आ चुके हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? आपको बताना है भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का जो नाम क्या है? गगन विमान, वायुयान, गगनयान या पुष्पकयान। ठीक है, तो बताइएगा पुष्पकयान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम जो है वो क्या है? गगनयान। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, गगनयान। तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है जिसे वर्ष 2022-23 में जो है लॉन्च किया गया। कब? 2022
या 2023 में जो है लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है, ठीक है, क्या, गगनयान। तो इसमें 3 मिशनों में 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे आ चुका है, ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? आपसे अब पूछा गया है कि ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? क्या जिनेवा में है, या फिर ब्रुसेल्स में, वियना में, या ज्यूरिख में? बताइएगा। चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? ठीक है, तो चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना, ठीक है। वर्तमान में जो है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसमें जो है 13 देश हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा, वियना, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है कब हुई? तो 1960 में, 1960 में बगदाद में जो है इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना, ठीक है, ध्यान रखना है। कौन कौन से देश हैं एक बार देख लीजिएगा ओपेक में। तो दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो 13 देश इसमें शामिल हैं, जैसे कि ईरान है, इराक है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, और सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेजुएला का संगठन है, जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई और इसका मुख्यालय जो है यहाँ पर देख सकते हैं वियना, ऑस्ट्रिया में है। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। पूछा गया है कि वर्ष 2018 में जो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ से किया गया था, उड़ीसा से किया गया, झारखंड से, चंडीगढ़ से, मध्य प्रदेश से। तो ये शुरुआत आप सभी को बताना है कि 2018 में जो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किया गया वो कहाँ से किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो देखिए झारखंड से किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब किया गया? तो 23 सितंबर 2018 को जो है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली महत्वाकांक्षा योजना आयुष्मान भारत योजना जो है, या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो इसमें आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रति परिवार यहाँ पर कितने रुपए की जो है बीमा धनराशि दी जा सकती है? तो 5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। आ चुका है अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिएगा। पूछा गया है कि डैश एक संचार प्रोटोकॉल है, आपको प्रोटोकॉल बताना है, इनमें से जो है प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP है, CP है, HTTP है, या TP है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? HTTP, ठीक है। HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, HTTP। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो वेब सर्च और यूजर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए करते हैं। देखिएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक संचार प्रोटोकॉल है। इसका कार्य क्या होता है? वेब सर्वर और यूजर के बीच जो है कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है। यह एक प्रकार क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है राइबोसोम बनाते हैं। आपसे पूछा है कि राइबोसोम जो है बनाते हैं, वसा बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इसमें से सही आंसर क्या होगा कि राइबोसोम बनाते हैं वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। चलिए, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन। ठीक है, तो राइबोसोम एक जटिल संरचना है। राइबोसोम कैसी एक जटिल जो है संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में जो है पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं और ये हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन जो है बनाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्या? प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम बनाते हैं क्या? प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं आ चुका है और आपसे यहाँ पर पूछा है कि 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया 2019 में। वो किस आंदोलन, कौन सा आंदोलन था, बताना है आपको। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कि 77वीं जो है वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार की क्षेत्रीय जनता ने यहाँ पर 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर जो है कितना, 22 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इलाहाबाद में स्थित एक ही स्थान पर परेड ग्राउंड में 66,000 ठीक है पौधे बांटकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जो है एक ही स्थान पर परेड ग्राउंड में जो है 66,000 पौधे जो है बांटा गए और लगाए गए। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से देखिए पूछा गया है, GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, WTO, इकोसोक, यहाँ पर बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, WTO। ठीक है, तो WTO को 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर अपनाया गया। ठीक है, 1947 पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। आपसे पूछा है कि श्वसन प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस में टूट जाते हैं? काल, NAC, PTA, ATP, बताइएगा। तो सिंपल सा आपको पता होगा, जब ग्लूकोज यहाँ पर टूटता है तो किस में टूटता है? ठीक है, ATP में। ठीक है, ATP में ये विखंडित हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP के रूप में टूट जाते हैं। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ATP को क्या कहते हैं? कोशिका की जो है ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे को तीसरे फास्फेट समूह के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। अब जो है अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। पालिका बाजार, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, सांची स्तूप। बताना है सही आंसर क्या होगा। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार
और संरक्षण का प्रमाण है, बताइएगा। तो पालिका बाजार, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, सांची स्तूप। सही आंसर क्या होगा? सांची स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो उस स्मारक का जो है नाम बताइएगा, जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, वो है सांची स्तूप। यहाँ पर एक और आप सभी लोग देख सकते हैं कि 1989 में विश्व धरोहर सूची में है, यूनेस्को द्वारा इसे शामिल किया गया, सांची का स्तूप। और इसका निर्माण जो है अशोक की तीसरी सदी में जो है ईसापुर में करवाया गया। अगला क्वेश्चन आपसे से देखिए पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील, बताइएगा। इन चारों में से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसका पूरा डिटेल दिखाते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसका क्षेत्रफल 76.88 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 7 देश कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा। देखिएगा, देश दे रखा है और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर दे रखा है। पहला दे रखा है रूस। रूस जो है 1,71,00,000, ठीक है, कितना? 1,71,00,000 क्षेत्रफल इस वर्ग किलोमीटर में जो है। और कनाडा जो है 99,84,000, ठीक है, दूसरे नंबर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर 98,33,000। चीन 95,98,000। ब्राज़ील 85 लाख जो है 14,000। ऑस्ट्रेलिया 76,88,000। और भारत जो है हमारा प्यारा भारत 32,87,000, ठीक है। तो जनसंख्या में जबकि सबसे अधिक है, तो सही आंसर हो जाएगा छठा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसे देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द क्रोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? टॉम हैंक्स, चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी, शाबा नकवी, बताइएगा। सही आंसर क्या होगा? तो शाबा नकवी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक जो है के लेखक शाबा नकवी हैं, ठीक है। और जो एक प्रसिद्ध भारतीय क्या पत्रकार हैं, ये क्या है? पत्रकार हैं। इन्हें लेखिका और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है जाना जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? अपिक्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अल बैदा परियोजना, दिल्ली चलो आंदोलन। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन की तरह, तो अपिक्को आंदोलन बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो है कन्नड़ में गले लगाने के लिए स्थानीय शब्द अपिक्को है, ठीक है। पेड़ों को गले लगा लिया था। और सितंबर 1983 में सलकानी के पुरुषों, महिलाओं ने और बच्चों ने जंगल में पेड़ों को गले लगाया था, ठीक है, 1983 में, ठीक है। तो इसका देखिएगा, चलिए डिटेल देख लीजिए, इससे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है। सॉरी, देखिएगा, हिमालय में उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत के उत्तर कन्नड़ जिले के ग्रामीणों को अपने जंगलों को बचाने के लिए एक समान आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और सितंबर 1983 में सलकानी के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने जंगल में पेड़ों को गले लगाया। कन्नड़ में गले लगाने के लिए स्थानीय शब्द अपिक्को है, इसी कारण इस नाम अपिक्को आंदोलन जो है पड़ा है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है, ठीक है। और पांडुरंग हेगड़े का संबंध जो है अपिक्को आंदोलन से है। क्या है? पांडुरंग हेगड़े।
अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, जो वर्ष डैश कब जो है लॉन्च किया गया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी जो है RMSA के अधीन एकीकृत है, तो इसको कब लॉन्च किया गया आपको बताना है। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2004 में। ठीक है, 2004 बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर हो जाएगा 18। आवर्त सारणी के रासायनिक तत्वों को उनकी संगत जो है विशेषताओं के दर्शाने के लिए व्यवस्थित आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभों और 7 आवर्त जो है हैं। तो कितने हैं? 18 जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं और 7 जो है आवर्त हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब जो है पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन जो है सुरक्षित रखता है? ओजोन परत जो है रखती है, या फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। आपको बताना है। सही आंसर ओजोन ही होगा। एक ही बार में ध्यान रखिएगा, जो है बैगनी किरणों को रोकता है ओजोन परत। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ओजोन यहाँ पर O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर जो है बनने वाली एक रंगहीन एवं क्रियाशील ऑक्सीकारक जो है गैस है। आ चुका है अगला क्वेश्चन। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? महानदी को, गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। बताइएगा चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, 1988 में धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को घोषित किया गया। और धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ठीक है, पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वर्तमान में देश में कुल जो है 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है पहला बड़ा टर्मिनल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, धुबरी से जो सादिया तक है वो जलमार्ग 2 है और 891 किलोमीटर तक लंबा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे रीजनिंग से है संबंधित प्रश्न, लेकिन है जीके का ही। तो यहाँ पर मणिपुर इम्फाल उसी तरह से, मणिपुर से इम्फाल जो है उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से नागालैंड किससे है। तो नागालैंड, यहाँ पर आपको बताना है नागालैंड की राजधानी क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कोहिमा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोहिमा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं और इस प्रश्न पत्र में इतने ही यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे। जीके जीएस से यही प्रश्न इतने ही थे। तो हमने आज कवर कर लिया है 9/1/2021 में जो भी यहाँ पर आपसे जीएस के कुछ प्रश्न रहे हों, चाहे आपके जीके रहे हों, दोनों को हमने कवर किया है। और जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको यहाँ पर सभी हमने सॉल्व किए हैं। बाकी आप लोग प्लीज़, काफ़ी मेहनत लगती है, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दें। आपकी महान कृपा होगी प्लीज़, ताकि यहाँ पर हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासें जो है हम लोग लाते रहें। PYQ से एक भी प्रश्न आपका निकल कर नहीं जाने देंगे, ये बात की गारंटी है। और चलिए यहाँ पर बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली क्लासें प्रॉपर मिलती रहें। तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।